प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे दक्षिण चीन से। दक्षिण चीन सागर में आंख दिखा रहे चीन के खिलाफ दुनिया के 4 बड़े देश फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आ गए हैं और उन्होंने इस समुद्री इलाके में नौसैनिक और समुद्री अभ्यास किया है। वहीं चीन ने भी इन देशों को धमकाने के लिए समुद्र हमें और हवा में बड़े पैमाने पर गश्त शुरू की है। अमेरिका के नेतृत्व में 4 देशों का अभ्यास फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री इलाके में किया जा रहा है, जिसमें नौसैनिक, युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल है। पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव अपने चरम पर है और ड्रैगन फिलीपींस को लगातार धमकाने में जुटा हुआ है। इस बीच चीन ने एक बयान जारी करके कहा कि इस संयुक्त अभ्यास का मकसद हालात को खराब करना है, वहाँ माहौल को गर्म करना है जहाँ पर पूरा नियंत्रण है। वहीं अमेरिका समेत इन देशों का कहना है कि ऐसा पहली बार है जब ये चारों ही देश सामूहिक प्रतिबद्धता के तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए पूर्ण नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त बनाया जा सके। फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में 5 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 2 फिलीपींस, 1 अमेरिका, 1 जापान और 1 ऑस्ट्रेलिया का युद्धपोत शामिल है। इस अभ्यास के दौरान ये चारों ही देश एंटी सबमरीन युद्ध ट्रेनिंग, रणनीतिक अभ्यास, एक लिंक अभ्यास आदि होंगे। यह संयुक्त अभ्यास इसी समय पर हो रहा है जब चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव अपने चरम पर पहुंचा दिख रहा है। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन बार बार उसके सप्लाई मिशन को रोक रहा है, जो फिलीपींस नेवी शिप को भेजा जा रहा है। यह शिप सेकंड थॉमस सोवाल द्वीप पर जानबूझकर रुका हुआ है। आइए अब हम लद्दाख के बारे में बात करें। लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीन सीमा पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि चीन ने लद्दाख के नज़दीक होटान एयरबेस पर एक नया रनवे को बनाकर ऑपरेशनल कर दिया है। यह एयरबेस लद्दाख के पास चीन के हवाई ऑपरेशन को मजबूत करेगा। चीन ने पहले से ही इस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। चीन के इस एक्स्ट्रा रनवे का निर्माण 2020 में गलवान हिंसा के तुरंत बाद शुरू किया था। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीन के लगभग 40 जवान मारे गए थे। ओपन सोर्स एनालिस्ट डेमियन साइमन ने होटान एयरबेस की एक सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर लिखा है कि निर्माण शुरू होने के लगभग 4 साल बाद होटान एयरबेस पर दूसरा रनवे अब चालू हो गया है, जो लद्दाख के पास चीन के हवाई संचालन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि इस साइट पर परिचालन क्षमता और प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ढांचागत सुधार किया गया है। होटान एयरबेस लेह से 382 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह चीन का ड्यूल पर्पज़ एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल नागरिक उड़ानों के लिए भी किया जाता है, लेकिन इस पर रनवे का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य कार्यों के लिए ही किया जाएगा। इस रनवे के पास ही मिलिट्री एप्रन और मिलिट्री बिल्डिंगों का भी निर्माण किया गया है। नया रनवे करीब 3700 मीटर लंबा है, जबकि पुराना रनवे सिर्फ 3200 मीटर का है। ऐसे में संभावना है कि नए रनवे को भारी सैन्य विमानों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। होटान एयरबेस भारत की सीमा के नज़दीक चीन का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। चीन ने इस एयरबेस पर पहले ही से ही फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग अवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट को तैनात किया हुआ है। चीन ने यहाँ पर J-20 लड़ाकू विमान, शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, सोनाक्सी Y-8G और KJ-500 अवाक्स सिस्टम को तैनात किया हुआ है। ऐसे में चीनी लड़ाकू विमान होटान से उड़ान भरकर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के आसपास के इलाकों में हवाई गश्त लगा सकते हैं। आइए हम ऑकस के बारे में बात करें। ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। ऑकस को मुख्य रूप से चीन को रोकने के लिए बनाया गया था। 2021 में ऑकस की स्थापना के समय अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इस साझेदारी में किसी भी चौथे देश को शामिल करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी न्यूजीलैंड को भी इस पर एंट्री नहीं मिली थी। हालांकि अब सब कुछ बदलने वाला है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अब ऑकस में शामिल 3 देश नए सदस्यों को अपने साथ लाने के लिए आपसी सहमति बनाने जा रहे हैं। इसके लिए इन 3 सदस्यों के बीच जल्दी बातचीत होने वाली है। अखबार की रिपोर्ट में मामले में परिचित लोगों को हवाला देते हुए कहा गया कि ऑकस के रक्षा मंत्री सोमवार को सुरक्षा समझौते के पिलर 2 पर चर्चा की घोषणा करेंगे, जो सदस्यों को संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, समुद्र के अंदर सहयोग, हाइपरसोनिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर तकनीक विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के ऐतिहासिक सैन्य निर्माण और उसकी बढ़ती क्षेत्रीय मुखरता के खिलाफ जापान और फिलीपींस सहित एशिया में अमेरिकी सहयोग के साथ साझेदारी बनाने की मांग की है। बुधवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ओपिनियन में टोक्यो में अमेरिकी राजदूत रैम अमानुल्लाह ने लिखा था कि जापान पहला पिलर 2 भागीदार बनाने वाला है। ओपिनियन में कहा गया कि ऑकस देश पहले स्तंभ का विस्तार करने पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया में परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों को विस्तृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि नए सदस्य देशों को परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी साझा नहीं की जाएगी।
ये हम बात करें रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ हिंसक संघर्ष 2 साल से अधिक समय के बीतने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर ड्रोन से हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस हमले को बेहद घातक बताते हुए परमाणु केंद्र के समीप ड्रोन से हमले को खतरनाक करार दिया है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी और बढ़ने की आशंका है। बता दें कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस के साथ हिंसक संघर्ष का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच संयंत्र के रूसी प्रशासन ने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस हथियार के जरिए हमला किया गया था। हालांकि रूसी स्वामित्व वाली परमाणु एजेंसी रोसाटॉम ने कहा है कि यह परमाणु संयंत्र पर एक ड्रोन हमला था, जिसे 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के तुरंत बाद रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। संयंत्र के अधिकारियों के अनुसार विकिरण का स्तर सामान्य था। हमले के बाद कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई है। आईईए के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने दोनों पक्षों को परमाणु सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से परहेज करने की चेतावनी दी है। ये हम बात करें चीन की रियल एस्टेट के बारे में। पिछले कुछ दशकों में चीन के रियल एस्टेट का उदय इतिहास में धन संचय की सबसे बड़ी लहरों में से एक के लिए जिम्मेदार था, जिसने दर्जनों अरबपतियों को जन्म दिया और उनमें से कम 10 को दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में ला खड़ा किया। हाल के वर्षों में चीनी रियल एस्टेट में गिरावट ने रियल एस्टेट दिग्गजों को $100 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। 1996 में स्थापित चीन एवरग्रांडे समूह के संस्थापक अध्यक्ष हुई का यान का कभी राजनेताओं के साथ लगभग असीमित प्रभाव था और रियल एस्टेट से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक फैले साम्राज्य को नियंत्रित करता था। पुलिस हिरासत में है और एक लेनदार ने हांगकांग के पास विक्टोरिया पीक पर उसकी 2 हवेलियां जब्त कर ली हैं। चीनी प्रतिभूति नियामकों का कहना है कि 2020 तक 2 वर्षों में हुई और एवरग्रांडे के अन्य लोगों ने धोखाधड़ी से कंपनी के राजस्व को $78 बिलियन तक बढ़ा दिया, जो इसे अब तक के सबसे बड़े घोटाले में से एक बना देगा। 1988 में स्थापित डालियन वांडा समूह की संस्थापक और अध्यक्ष वांग जियानलिन भी नुकसान उठाने वाले दिग्गजों में शामिल हैं। हाल के वर्षों में अपने मनोरंजन साम्राज्य का बड़ा हिस्सा और स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड में हिस्सेदारी छोड़ने के बाद वांग ने दिसंबर में निवेशकों के क्रोध से बचने के लिए $8.3 बिलियन के सौदे के तहत अपनी शॉपिंग मॉल इकाई का नियंत्रण छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। शुरुआती सार्वजनिक पेशकश के बाद नकदी निकालने की उम्मीद कर रहे समर्थकों के साथ समझौता वांग के लिए एक जीवन रेखा के रूप में आया है, जो कभी चीन के सबसे धनी व्यक्ति थे। लेकिन इसका मतलब है कि चीन भर के 230 शहरों में लोगों के पास अब वाडा इकाई में 7% हिस्सेदारी होगी, जो लगभग 500 का प्रबंधन करती है। यांग हुईयान, जिसने देहाती उद्यान की वर्ष 1992 में स्थापना की थी, कि कंपनी ने अक्टूबर में बाजारों में उथल पुथल मचा दी जब उसने अपने डॉलर ऋण पर चूक की, लेकिन कई महीनों तक कंट्री गार्डन अपने युआन मूल्य वाले बॉन्डों का भुगतान जारी रखने में कामयाब रहा। हालांकि बिल्डर के लिए बिक्री और भी बदतर हो गई है। मार्च के अनुबंधों में एक साल पहले की तुलना में 83% की गिरावट आई है, जबकि जनवरी में 75% की गिरावट आई थी। मार्च में कंट्री गार्डन पहली बार युआन भुगतान से चूक गया और उसने कहा कि उसे अपने वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट करने में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे यांग की परेशानी बढ़ गई क्योंकि उसकी कंपनी को अपने परिसमापन की मांग करने वाले एक अपतटीय मुकदमे का सामना करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।